हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल। प्रीवियस वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बोर्न हैबर अप्रॉक्सीमेशन, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा और रिलेटिव इंटेंसिटीज हमने डिस्कस की। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल हमारा क्या है। फ्रैंक कोडोन हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? न्यूक्लियाई मूव मच मच मोर स्लोली देन द मच लाइटर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन लाइट है, न्यूक्लियाई हमारे स्लोली मूव करते हैं। सो व्हेन ए ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू अनदर, इट टेक्स प्लेस सो रैपिडली दैट द न्यूक्लियाई ऑफ द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल कैन बी एज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड एज फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल। फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, मीन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल हमारा जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये इतनी तेज़ी से होती है कि इसमें केवल जो वाइब्रेटिंग जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल वही हमारे मूव करेंगे, न्यूक्लियाई मूव नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सेस में, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? चूँकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियाई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में स्लोली मूव करेंगे। तो इस वजह से जब कोई ट्रांजिशन होती है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, मीन्स ग्राउंड से वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाए या सेकंड में जाए, तो वो इतनी रैपिडली होगा कि न्यूक्लियाई जो है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल का, उसे हम फिक्स ही मान लेंगे ट्रांजिशन में। केवल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, न्यूक्लियाई वहीं रहेगा। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। इसे हमने कहा फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल। अब इसे हम जो है एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। लेट अस डेमोन्स्ट्रेट द फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल का हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमने डिस्कस किया। आपका ये ग्राउंड स्टेट से आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा E0 से E1 में। Consider the potential energy curve for the molecule in the ground electronic state and the first excited electronic state. ये हमारी फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट हो गई E0, ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी E1। सिंस द बॉन्डिंग इन द एक्साइटेड स्टेट इज वीकर देन इन द ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जो बॉन्डिंग है वीक है। इस वजह से क्या है कि हमें जो ये कर्व मिलते हैं ये थोड़ा सा क्या है is the minimum in the potential energy curve for the excited state occurs at slightly greater internucleus distance। इसमें जो हमारा जो ये हम देख रहे हैं कि जो हमें मिल रहा है, ये जो मिनिमा मिल रहा है, मतलब हम इस यदि इस कर्व को देखें तो जो मिनिमा है ये इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। और फर्दर क्या है कि ये हमारा क्या है, इस तरफ भी मूव होता जा रहा है। हम दोनों को यदि देखें, ये ग्राउंड स्टेट का है, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है। तो इसमें देखिए इस कर्व का जो हमारा ये जो हमारा ये कह दे कर्व है, ये हमारा ज़्यादा कर्व है, इसके अंदर थोड़ा कम कर्व है। सिंस द बॉन्डिंग इन द एक्साइटेड स्टेट इज वीकर देन इन द ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में चूंकि बॉन्डिंग वीक होती है तो वीक होने की वजह से क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में क्या है, क्योंकि इस एक्सेस पे हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे हम और एक्साइटेड तीसरे यदि एक्साइटेड स्टेट मतलब सॉरी दूसरी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे तो ये हमारा जो कर्व है फर्दर और इधर को शिफ्ट हो जाएगा। The minimum in the potential energy curve for the excited state occurs at a slightly greater internuclear distance। ये ज़्यादा internuclear distance पे हो रहा है as compared to ground state। यदि ground का चूंकि ये internuclear इसकी यदि हम इसकी internuclear axis देखें तो यहाँ है, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देखें तो यहाँ 3 के आसपास है। तो क्या है, इस तरफ को शिफ्ट होता जा रहा है। अब इसके बाद यदि हम एक और एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो उसका और आगे को शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होता जा रहा है ये आगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है हमारा डिस्टेंस आगे क्यों शिफ्ट होता जा रहा है? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग वीक हो रही है। तो बॉन्डिंग वीक होने की वजह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। Also, quantum mechanically it is known that the molecule is in the center of the ground vibrational level of the ground state। अब क्वांटम मैकेनिकली हम ये मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है ग्राउंड स्टेट में वो सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ द वाइब्रेशनल लेवल के बिल्कुल सेंटर में होगा। तो जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हम रेडिएशन डालेंगे तो जो मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होनी चाहिए, अभी हमने हमारा फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज ना आए। अब यदि हम इसके उसकी बात करने लगे तो इसका कहाँ है, यह है जो मिनिमा है वो कहाँ है, यहाँ है, इसका यहाँ है। तो यदि यहाँ से यहाँ हमारी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। अब जो ट्रांजिशन पॉसिबल है वो कौन सी, इसके V0 से इसके V0 इसके V2 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। जितना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ है इतना ही यहाँ है। तो हमारा फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल क्या कहता है कि न्यूक्लियाई मूव नहीं करते। इट मीन क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता जब मॉलिक्यूल
एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जाता है, मीन्स ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आता है आपका। तो अब इसमें जो कौन सी ट्रांजिशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबल होगी, इसके V0 से इसके V2 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ है इतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ है। अब फर्दर यदि हम इस और ट्रांजिशन को देखने लगे, समझ लो हम इस ट्रांजिशन को देखने लगे, इस ट्रांजिशन को देखने लगे, तो वहाँ एनर्जी का जो हमारे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का वेरी हो जाएगा, मतलब दोनों में चेंज आएगा, ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में, दोनों के उसमें जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। तो बस जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा जब हमारा जो V0 से वो V2 में जाएगा। दस व्हेन अ फोटोन फॉल ऑन द मॉलिक्यूल द मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल टेक्स प्लेस फ्रॉम V=0 to V=2. Transition between the vibrational level in lower and upper electronic state will be more intense when the two states have similar internuclear separation. जब दोनों स्टेट्स का हमारा जो है अपर और लोअर का जब हमारा इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन सेम होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम होता है, तभी हमारी ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारी V जब 0 से 2 पे जाएगा उसकी हमारी मैक्सिमम होगी। ये देख लेते हैं हम ट्रांजिशन, ये हमारी क्या है, 0 से ये हमारा 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया। तो जो मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन थी वो कौन सी थी? जब 0 से 2 पे गया, एज़ कम्पेयर टू 0 इसके 0 से इसके 0 में जाए, या इसके 0 से इसके 1 में जाए, या इसके 0 से इसके 3 में जाए। इनके कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा हमारी इंटेंस ट्रांजिशन थी वो थी जब 0 से 2 पे आया। क्यों आया? क्योंकि इस केस में हमारा क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। और हमारा फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल यही कहता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उसके मतलब उस तरह से होती है कि इंटर न्यूक्लियर जिसमें कोई चेंज नहीं आता। क्यों? चूंकि न्यूक्लियाई स्लो मूव करते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में हमारे चेंज किस में नहीं आ रहा? जब वो V0 से V2 पे पहुंचा। ट्रांजिशन टू अदर वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट अकर विद लोअर प्रोबेबिलिटी सो दैट देयर रिलेटिव इंटेंसिटीज आर स्मॉलर देन द इंटेंसिटी ऑफ 0:2 ट्रांजिशन। तो इसलिए दूसरे एनर्जी वाइब्रेशन उसमें भी ट्रांजिशन होंगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की नहीं होंगी। तो इस वजह से उनकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी भी हमारी कम होती है एज कम्पेयर टू 0:2 ट्रांजिशन। तो मीन्स जो है जो मोस्ट इंटेंट ट्रांजिशन होगी वो 0:2 ट्रांजिशन होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।